हेलो स्टूडेंट्स, सभाओं के संबंध में हम विभिन्न वीडियोस में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चर्चा हमने की है। वैध तत्वों के बारे में हमने जाना है जो जानना हमें आवश्यक है। आज हम प्रस्ताव और सुझावों के बारे में बात करेंगे। जो कोई भी सभा में जो मोशन लाया जाता है और उस पर जो रिजोल्यूशन पास होता है, जिसको हम संकल्प के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम रिजोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो जो भी सभा होती है उसमें एक होता है प्रस्ताव और एक होता है संकल्प। जो प्रस्ताव है उसको इंग्लिश में हम मोशन के नाम से जानते हैं। सभा के सामने जब कोई विचार और निर्णय के लिए कोई विषय या मामला रखा जाता है तो उसको हम मोशन कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। और उस प्रस्ताव का उद्देश्य कार्यसूची के किसी भी विषय को सभा में विचार विमर्श के लिए या निर्णय के लिए जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसका वो होता है कि उसको कार्यसूची का वो विषय है, वो प्रस्ताव है, मोशन है। और इसको हम जो प्रस्तावित जो संकल्प है, जो कि प्रस्ताव किया जा रहा है, उसी को हम एक प्रकार से प्रस्ताव कहते हैं। सभा में कोई भी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि उस प्रस्ताव का किसी अन्य व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया, उसको अगर सेकंड नहीं किया, तो वो गिरा हुआ प्रस्ताव माना जाता है। ड्रॉप्ड मोशन, जिसको हमने ड्रॉप कर दिया है, वो ड्रॉप्ड मोशन माना जाता है। प्रस्ताव के संबंध में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नियम हैं जिन पर विचार विमर्श के लिए या उन पे कुछ नियम लागू होने चाहिए। जब प्रस्तावों को विचार विमर्श के लिए टेबल किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है या डिबेट की जाती है, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि कोई औपचारिक प्रस्तावों को छोड़कर लगभग सभी प्रस्ताव लिखित में होने चाहिए। प्रस्तावों पर सिग्नेचर होने चाहिए। अध्यक्ष के अलावा अगर कोई भी किसी का प्रस्ताव है तो उन प्रस्तावों का समर्थन होना चाहिए, वो सेकंड किए जाने चाहिए। उन प्रस्तावों पर तारीख होनी चाहिए, तिथि अंकित होनी चाहिए। सभी जो प्रस्ताव हैं वो पॉजिटिव नोट पर होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। कोई भी नेगेटिव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव इस प्रकार से लिखे हुए होने चाहिए कि उसमें निर्णय लिया जा सके, उसके ऊपर निर्णय उसी प्रकार से लिया जा सके। सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रस्ताव हैं सभा के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने चाहिए और सभा की सूचना में शामिल होने चाहिए। प्रस्ताव की जो सूचना है वो स्पष्ट होनी चाहिए, असंदिग्ध होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव नियम विरुद्ध नहीं होने चाहिए। सभा में एक बार प्रस्ताव रख देने और उसका समर्थन होने के बाद उसको सर्वसम्मति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। प्रस्ताव पर बोलने के लिए किसी भी सदस्य को नॉर्मली एक से ज़्यादा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर अंतर नियमों में व्यवस्था है तो कोई भी सदस्य दोबारा से भी बोल सकता है। अगर प्रस्ताव कार्यावली में या कार्यसूची में नहीं है तो वो नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो निर्धारित क्रम में ही आएगा। जो भी निर्धारित क्रम एजेंडा में दिया हुआ है उसी अनुसार प्रस्ताव की चर्चा की जा सकती है। एक बार अगर कोई प्रस्ताव ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, तो उसे उसी सभा में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन अगली सभा में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लगभग सभी प्रस्तावों में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन सभी संशोधन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने से पहले प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। यदि प्रस्ताव में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और सभा की स्वीकृति मिलते ही वो प्रस्ताव संकल्प का रूप धारण कर लेता है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि प्रस्ताव और संकल्प में अंतर क्या है कि प्रस्ताव की अगर स्वीकृति हो जाती है तो वो संकल्प बन जाता है, संकल्प का रूप, रिजोल्यूशन का रूप धारण कर लेता है। अब हम बात करते हैं संकल्प की। तो संकल्प क्या है, जो स्पष्ट है। ऊपर जब हमने समझा कि कोई भी प्रस्ताव अगर आवश्यक बहुमत से पास हो जाता है, सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसको संकल्प कहते हैं, वो संकल्प का रूप धारण कर लेता है। तो इसको हम
सीधी सी भाषा में कहें तो स्वीकृत प्रस्ताव को संकल्प कहा जाता है। और इससे हमारे समझ में आता है कि सारे संकल्प प्रस्ताव अवश्य होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रस्ताव संकल्प नहीं होते। प्रस्ताव और संकल्प में एक मोटा अंतर होता है, और उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्ताव को अगर संकल्प नहीं माना गया है तो प्रस्ताव फिर संकल्प का रूप धारण नहीं कर सकता। प्रस्ताव और संकल्प को कभी कभी समानार्थक भाषा में माना जाता है, लेकिन अनेक धाराओं में ये कहा गया है कि साधारण या विशेष संकल्प पारित करके कुछ काम किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ होता है कि यदि संकल्प पारित नहीं हुआ तो कुछ कार्य नहीं किए जा सकेंगे और इसके अमुक परिणाम होंगे। इस प्रकार सदस्यों के संकल्प का प्रसारण या संचरण विशेष सूचना की अपेक्षा वाले संकल्प जो हैं उनके संकल्प शब्द के प्रयोग करने से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द का प्रस्ताव संकल्प पारित जो प्रस्ताव है उससे है, क्योंकि ये संकल्प पारित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। संकल्प शब्द जो है इसके उपयोग करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम में कुछ दशाओं में रिजोल्यूशन का उपयोग मोशन के अर्थ में ही किया गया है। इसलिए स्पष्ट है कि अधिनियम में इन दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन दोनों में अकादमिक दृष्टि से, एकेडमिक दृष्टिकोण से इनमें अंतर है, जिसको कि हम स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि सभा के सम्मुख विचार विमर्श और निर्णय के लिए सदस्य द्वारा अगर कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है, और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर संकल्प कहते हैं। प्रस्ताव किसी सभा में विचार विमर्श से प्रारंभ होता है और संकल्प पारित होने पर किसी विचार विमर्श की समाप्ति हो जाती है। तीसरी बात आती है कि प्रस्ताव पर निर्णय होने से पहले उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जब संकल्प के रूप में पारित हो जाता है तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव को प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति द्वारा सभा की सहमति में वापस किया जा सकता है, लेकिन संकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता, उसका किसी दूसरी सभा में खंडन किया जा सकता है। प्रस्ताव कार्यात्मक और औपचारिक दोनों हो सकता है, लेकिन संकल्प साधारण, विशेष और विशेष सूचना की अपेक्षा वाले होते हैं। प्रस्ताव संपूर्ण सभा की इच्छा को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि संकल्प सभा की इच्छा को प्रकट करता है। इन संकल्पों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला साधारण संकल्प और दूसरा विशेष संकल्प। साधारण संकल्प की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो है जब उस संकल्प की सूचना में उसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करने का इरादा प्रकट किया गया है, जिसको पारित होने के लिए सभा में उपस्थित और उस संकल्प पर मतदान के हकदार व्यक्तियों द्वारा डाले गए वैध मतों के जो वैध मत होते हैं, वोट्स होते हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, उनके कम से कम साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है, कास्टिंग और सेकंड वोट होता है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो स्पष्ट है कि कोई भी संकल्प साधारण बहुमत से पारित हुआ तब माना जाता है जब उस संकल्प के पक्ष में पड़े वैध मत उसके विपक्ष में पड़े वैध मतों से अधिक हों। इसको अगर हम सरल भाषा में कहें तो किसी संकल्प के पक्ष में कुल वैध मतों के कम से कम आधे से अधिक मत जब प्राप्त हो जाते हैं तो वह संकल्प साधारण संकल्प के रूप में पारित हुआ माना जाता है। ऐसे संकल्प पर मतदान के लिए अधिकृत सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से, अगर उनको प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है तो प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, और इन सभी के द्वारा पक्ष और विपक्ष में डाले गए मतों की गणना करके ही बहुमत निर्धारित किया जाता है। यदि पक्ष और विपक्ष में पड़े मतों की संख्या बराबर होती है तो अध्यक्ष भी अपना कास्टिंग वोट, निर्णायक मत दे सकता है, तब फिर उसे भी गिना जा सकता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि साधारण बहुमत की गणना करने के लिए सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसके लिए केवल उन सदस्यों की संख्या का महत्व है जो संकल्प के पक्ष और विपक्ष में वैध मतदान करते हैं। अनुपस्थित और तटस्थ सदस्यों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि वैध मत संकल्प के पक्ष में अधिक हैं तो संकल्प पारित हुआ माना जाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि
इसको भी एक बार स्पष्ट करना आवश्यक है कि कभी कभी कोई एकाकी व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, वो वोटिंग करता है, और या अधिक निगम निकायों या राष्ट्रपति का, राज्यपालों का जो प्रतिनिधित्व करता है, तो उनकी स्थिति में उसके मतों में उन सारे मतों को जोड़ा जाता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी की सभा में मतदान कर सकता है, लेकिन कभी कभी सभा में मतदान करने वाला कोई सदस्य किसी निगम निकाय या राष्ट्रपति या राज्यपालों का प्रतिनिधि भी होता है, तो ये वो वोट कर सकता है। साधारण संकल्प के द्वारा कुछ कार्य किए जा सकते हैं। उन कार्यों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार के निर्देश पर अगर कंपनी के नाम में सुधार करना हो, प्रविवरण में कोई अनुबंध की शर्तों में उल्लेख किया गया है उनमें परिवर्तन करना हो, अंतर नियमों के द्वारा कोई अधिकृत हो और कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन करना हो, कंपनी के वार्षिक लेखों, चिट्ठे, संचालकों के जो रिपोर्ट्स होती है उनमें या अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को एजीएम में स्वीकार करना हो, वार्षिक साधारण सभा में स्वीकार करना हो, लाभांश की घोषणा करनी हो, अंकेक्षकों की नियुक्ति करनी हो और उनकी नियुक्ति की पुष्टि करनी हो या उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना हो, पारी से अवकाश ग्रहण करने वाले प्रथम संचालकों की नियुक्ति करनी हो, पारी से अवकाश ग्रहण करने से रिक्त हुए संचालकों के पदों को वार्षिक साधारण सभा में भरना हो, पारी से अवकाश ग्रहण करने वाले संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की संचालक के रूप में नियुक्ति करनी हो, या फिर संचालक मंडल द्वारा नियुक्त अतिरिक्त संचालक या आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पद पर नियुक्त किए गए संचालक की नियुक्ति को नियमित करना हो, कंपनी में प्रबंधक या प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक नियुक्त करने हो, कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी संचालक को हटाना हो या उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना हो, तकनीकी सेवाओं के लिए संचालकों को पारिश्रमिक देने की बात हो या कंपनी के विघटन के लिए सभा बुलाना हो, तो ये सारे के सारे कार्य साधारण संकल्प द्वारा किए जा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि साधारण संकल्प पारित करके कुछ कार्यों को किया जा सकता है। उनकी सूची मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो उसमें उसके अतिरिक्त विशेष संकल्प पारित करना अगर अनिवार्य नहीं किया गया है तो वो सारे के सारे साधारण कार्य सामान्य या साधारण प्रस्ताव संकल्प के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। ये उल्लेखनीय है कि सामान्यतः वार्षिक साधारण सभा के सभी साधारण कार्य साधारण संकल्प पारित करके किए जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर बताए ये सारे के सारे संकल्प जो हैं साधारण संकल्प के द्वारा किए जा सकते हैं। अब हम विशेष संकल्प की बात करें तो विशेष संकल्प तब कहलाता है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, जिसमें पहली शर्त है साधारण सभा की सूचना में ही उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का पहले से इरादा कर दिया गया हो, इरादा स्पष्ट कर दिया गया हो। दूसरी बात, अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप उस सभा को बुलाने की विधिवत सूचना दे दी गई है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संकल्प के पक्ष में प्राप्त हुए मत विपक्ष में प्राप्त हुए मतों से कम 3 गुना अधिक हों, 3 टाइम्स हों, तो भी विशेष संकल्प पारित किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष संकल्प के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है। ये उल्लेखनीय है कि किसी भी विशेष संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान हाथ दिखाकर किया जा सकता है, मतांकन से मतदान किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान किया जा सकता है, और दूसरा आजकल पोस्टल बैलेट से भी हो जाता है, डाक मतपत्रों से भी मतदान किया जा सकता है। तो स्पष्ट है, साधारण शब्दों में हम कहें तो किसी भी संकल्प को विशेष संकल्प तब कहा जाता है जबकि उस संकल्प की सूचना में उस विशेष संकल्प के पास करने का इरादा पहले से प्रकट कर दिया गया हो, जिसे पारित करने के लिए उसके पक्ष में प्राप्त मत उसके विपक्ष में पड़े मतों से कम 3 गुना हो, यानी कि उसको पास करने के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है। विशेष संकल्प जो है मतदान सदस्यों के द्वारा या उनके प्रॉक्सीज के द्वारा किया जा सकता है। विशेष संकल्प के लिए मतदान में जो सभा का अध्यक्ष है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि विशेष संकल्प पर मतदान करते समय कुल वैध मतों को ही गिना जाता है।
निष्पक्ष, तटस्थ या अनुपस्थित सदस्यों को मतगणना में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि विशेष संकल्प हम किसे कहते हैं, जो 3/4 बहुमत से पास होता है। अब हम विशेष संकल्प द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची को देखें तो उसमें सबसे पहले बात आती है सीमा नियम में वर्णित कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तित करना हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना हो, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कंपनी के नाम में परिवर्तित करना हो, अंतर नियमों में परिवर्तन करना हो, कंपनी के अंशों का और जो एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक इशू, जो फर्दर इशू बोला जाता है, वो लाना हो, ऋणों या ऋण पत्रों को पूंजी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करना हो, अधिकरण के अनुमोदन से पूंजी में कमी हो, रिडक्शन इन कैपिटल हो, किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों के अधिकारों में हेरफेर करना हो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक ही राज्य में एक ही शहर की स्थानीय सीमाओं से बाहर अगर स्थानांतरित करना है तो भी विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है, पंजीकृत कार्यालय वाले शहर में किसी अन्य स्थान पर रजिस्टरों, अनुक्रमणिकाओं, विवरणियों, प्रमाण पत्रों और प्रलेखों की प्रतिलिपियां रखने की आवश्यकता हो, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों से कंपनी के कार्यकलापों की जांच कराने के लिए भी विशेष संकल्प पारित किया जाता है, एक ही प्रबंध के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को ऋण अथवा उनके ऋणों की गारंटी देनी हो तो भी विशेष संकल्प पारित किया जा सकता है, अधिकरण को कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए भी विशेष संकल्प पारित किया जा सकता है, सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के समय कंपनी की संपत्ति के बदले दूसरी कंपनी के अंश स्वीकार करने हो तो भी विशेष संकल्प पारित किया जा सकता है, सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के पूरा होने पर कंपनी की जो पुस्तकों की व्यवस्था है वो करनी हो तो भी विशेष संकल्प पारित करना होता है। तो इस प्रकार से बहुत लंबी सूची है जो विशेष संकल्प के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतने ध्यान से इन सारे व्यवस्थाओं को, कंपनी के संबंध में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको समझा होगा। आप इनको आवश्यक रूप से समझें और इनको स्पष्ट कर लेवें, क्योंकि ये कंपनी के जीवन काल में बहुत आवश्यक होते हैं। सभाएं बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी कंपनी का सही ढंग से संचालन और नियंत्रण करना है तो सभाओं को जानना और सभाओं के संबंध में आवश्यक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।